हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। हाल ही में मणिपुर में फिर से वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। वहाँ पर हिंसा फिर से छिड़ गई है और फिर से वहाँ पर आफ्स्पा को लागू किया गया है। आज की वीडियो में हम समझेंगे आफ्स्पा है क्या, इससे क्या होता है, किस एरिया में लागू होता है, इसको लेकर इतनी ज़्यादा डिबेट्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी ने आज ही लॉन्च किया है अपना जुडिशरी कॉम्बो बैच, जो आपके लिए है वन स्टॉप सॉल्यूशन। यानी कि अगर इस बैच में आप एडमिशन लेते हैं तो कंप्लीट 16 स्टेट्स का कोर्स यहाँ पर आप एक साथ एक ही कोर्स में आप 16 स्टेट्स की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। राइट, आप इस बैच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है। कोड है निशा लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको मिल जाएगा ये कोर्स मात्र 30,000 रुपये में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच के बारे में जानने में तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बैच के डिटेल्स बताने वाली हूँ। तो फिर से आफ्स्पा चर्चा में आ गया है। स्क्रीन पर जो आपको इमेज नजर आ रही है ये इरोम शर्मिला की है, जिन्होंने लंबे अरसे तक फास्ट किया था ताकि आफ्स्पा 1958 जो एक्ट है इसको हटा दिया जाए। क्या है ये एक्ट और क्यों इसको हटाने की इतनी लंबी मांग चल रही थी? आफ्स्पा बेसिकली एक ऐसा कानून है जिससे कि आर्मी को एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जिससे कि आर्मी जो है वो हिंसा को रोकने की क्षमता रख सके। राइट, लेकिन आर्मी का कुछ ऐसे इस तरह के इंस्टेंसेस लोकल्स ने बताए हैं कि आर्मी को इस तरह की पावर्स देना बहुत ज़्यादा गलत है और उससे उसको आर्मी मिसयूज भी करती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ वो उनके फंडामेंटल राइट्स के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है और इस वजह से इस कानून को हटा दिया जाना चाहिए। ना सिर्फ इतना ही, ये तो एक तरफ से इरोम शर्मिला का तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मल्टीपल प्रोटेस्ट किए जा चुके हैं, मल्टीपल मार्च किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा इस कानून को हटाए जाने के लिए। ना सिर्फ इतना ही, बल्कि यूनाइटेड नेशंस जो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी पिछले साल ये कहा था कि आफ्स्पा को भारत में कश्मीर से और नॉर्थ ईस्ट एरिया से हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा उनकी तरफ से भी एक सजेशन आया था। उसके बाद भी आफ्स्पा इंडिया में लागू है और इसको हटाने की अभी तक कोई भी पहल सरकार की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। और क्यों, अब आपको मैं बताने वाली हूँ कि आफ्स्पा है क्या और आफ्स्पा किस लिए ज़रूरी है, इसमें क्या क्या पावर्स दी जाती हैं, कौन कौन से एरियाज़ पर आफ्स्पा लागू होता है, किस किस को पावर मिलती है और कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो ये पावर्स दे सकती हैं। तो देखिए क्यों है चर्चा में ये। एज आई टोल्ड यू कि मणिपुर में फिर से वायलेंस छिड़ गया है। पिछले साल 2023 में भी वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ था मणिपुर में। काफ़ी ज़्यादा चर्चा उस हिंसा की रही थी पूरे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। आंकड़ा ये बताता है कि उस दौरान कम से कम 240 मृत्यु हुई हैं इस वायलेंस की वजह से। एक तरफ कुकी कम्युनिटी है और दूसरी तरफ मेटी कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच में क्लैश हुए हैं और उस क्लैश की वजह से इतनी मौतें हुई हैं। और उसके बाद अभी जो हाल फिलहाल 7 नवंबर से ये वायलेंस फिर से शुरू हुआ है और इस दौरान अभी जो डेटा सामने आ रहा है उसमें 7 से 8 मौतें अब तक हो चुकी हैं मणिपुर में। और इसको देखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल मिनिस्ट्री जो हमारी होम अफेयर्स की है, उन्होंने थर्सडे को यानी 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे वाले दिन आफ्स्पा लागू किया है मणिपुर के टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसके अंदर टोटल 6 पुलिस स्टेशंस की जो लिमिट्स हैं उनके ऊपर आफ्स्पा लागू किया गया है। तो वहां पर इस वायलेंस को ही कंटेन करने के लिए, वायलेंस को रोकने के लिए फिर से आफ्स्पा लागू कर दिया गया है। तो फिर से आफ्स्पा चर्चा में आ गया है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली जहां पे करंट लीगल अफेयर्स पूछे जाते हैं। दिल्ली में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहले पूछा जा भी चुका है, आफ्स्पा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पहले आ चुका है। तो किसी भी स्टेट में आफ्स्पा पे एसेज के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। राइट, तो यू शुड नो अबाउट दिस लॉ। बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट और लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको इस कानून के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब किसी भी एरिया के अंदर अगर पुलिस जो है, लोकल अथॉरिटी हिंसा को रोक नहीं पाती है तो उसको रोकने के लिए आर्मी को लेकर आया जाता है और आर्मी को एक्स्ट्रा पावर्स दी जाती हैं ताकि वो हिंसा को रोक सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ हमारे को हमारे मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत जो गोल्डन ट्रायंगल वहाँ पर बनता है वो ये कहता है कि कोई भी सरकार या कोई भी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव
कभी भी अपनी पावर्स को आर्बिट्रेरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी को भी सज़ा सुनाई जानी है, किसी को पनिश किया जाना है तो ड्यू प्रोसेस का फॉलो करके ही सज़ा दी जाएगी। ऐसे लॉलेसनेस वाली सिचुएशन कभी भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्रिएट नहीं की जा सकती है, राइट। और अनफेटर्ड पावर्स किसी भी अथॉरिटी के पास नहीं हो सकती हैं। अनफेटर्ड पावर्स का मतलब है कि अनलिमिटेड पावर, जिसके ऊपर कोई रोक ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो, ऐसी पावर किसी भी अथॉरिटी को नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा कोई कानून एग्जिस्ट करता है जो इस तरह की पावर किसी भी अथॉरिटी को देता है तो फिर वो पावर जो कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो भारतीय सरकार है उसका एक मैंडेट ये भी है कि उसको सिक्योरिटी, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना है जनता को, है ना। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए अगर कोई कानून लागू करना भी पड़ता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो फिर वो लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड डिक्लेयर नहीं करता है। लेकिन उसके अंदर भी जो बेसिक हमारे राइट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाना चाहिए, राइट। तो ऐसे में आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ को देखें तो इस लॉ के अंदर भी आप ये चीज़ देखिएगा कि इस लॉ को अप्लाई कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। आगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट बनाकर अथॉरिटीज़ दिखाऊंगी कि कौन सी अथॉरिटीज़ इस लॉ के तहत आफ्सपा लागू कर सकती हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज जो है किसी भी एरिया के अंदर ऐसे ही रैंडमली नहीं जा सकती हैं जब तक उनको स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिप्लॉय ना करते, राइट। और अगर मैं बात करूं तो मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि इसको इसीलिए ही लागू किया जाता है जहां पर जो टेररिज्म है या फिर जो इंसर्जेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा हावी हो चुके हैं कि उन्होंने लोकल पुलिस को फेल कर दिया है और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपे से बाहर हो चुकी है। और अब कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि जो सिचुएशन है उसको बनाया जा सके। और डेमोक्रेसी में इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है और उसको बर्दाश्त करते रहें, या लॉलेसनेस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है तो उसको बर्दाश्त करते रहें। उसको रोकने के लिए अगर कड़े स्टेप्स उठाने पड़े तो वो उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आफ्सपा का लॉ है ये अप्लाई किया गया, ये कब सबसे पहले लागू किया गया था, ये नॉर्थ ईस्ट में लागू किया था 1958 में, ठीक है। भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वहां पर लागू किया था सन 1958 में। और ये इसीलिए ही लागू किया गया था ताकि अगर कभी भी एक्सट्रीम लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको काबू किया जा सके, ठीक है। और फिर अगर बात करें नॉर्थ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में ये 1990 में लागू किया गया। तो बेसिकली इंडिया में आफ्सपा आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं वहां पर और इधर नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता है। आफ्सपा का पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि इस लॉ के तहत जो आर्मी है उसको स्पेशल पावर्स दी जाती हैं अगर वो आर्मी इन एरियाज में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये जो एरियाज हैं इन एरियाज में जो आर्मी डिप्लॉयड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देने के लिए, स्पेशल पावर्स देने के लिए ये कानून लेकर आया गया। तो इसका यही उद्देश्य है। और अगर हम एक्सटेंट की बात करें कि कहाँ पर ये लॉ अप्लाई होता है तो यही 7 स्टेट्स जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 7 जगहों पर ये लॉ अप्लाई होता है। और अगर हम बात करें आर्म्ड फोर्सेस से क्या मतलब है, आर्म्ड फोर्सेस में कौन कौन आएंगे, तो आर्म्ड फोर्सेस का मतलब है कि उसके अंदर जो मिलिट्री फोर्सेस हैं और जो एयर फोर्सेस जो वहां पर एज लैंड फोर्स वहां पर ऑपरेट कर रही हैं तो वो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो बेसिकली जो मिलिट्री है मेजरली वो आर्म्ड फोर्सेस के डेफिनेशन के अंदर आती है, ठीक है। अगर आप यूनियन फोर्सेस भी अगर वहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑपरेट कर रही हैं, तो वो भी आर्म्ड फोर्सेस के डेफिनेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट, किसके पास पावर है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की? तो ये पावर अगर स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो गवर्नर के पास होती है, यूनियन टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास, और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है। तो अगर इस एरिया में जैसे मणिपुर के अंदर हिंसा फिर से छिड़ी तो ये मणिपुर स्टेट की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे उस मणिपुर के गवर्नर के पास भी ये पावर थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर थी। तो जैसा कि आपने देखा इस
इस केस के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डायरेक्शन गया है कि वहां पर आफ्सपा लागू किया जाएगा, तो ये डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार दिया है। बट अगर क्या गवर्नर उस स्टेट का दे सकता था, तो बिल्कुल इस तरह की डायरेक्शन गवर्नर भी दे सकता था। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करना होता है और उसके बाद ये कानून लागू हो जाता है। उसके बाद अगर आप जजमेंट देखें सामने, तो ये जजमेंट भी एक लैंडमार्क जजमेंट है आफ्सपा के ऊपर, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसके अंदर भी ये कहा गया था, इस केस के अंदर बेसिकली आगे भी ये केस आएगा, इसके ऊपर मैं दोबारा चर्चा करने वाली हूँ। तो इस केस के अंदर ये कहा था कि अगर आफ्सपा लागू किया जा रहा है और आर्मी को एक्स्ट्रा पावर्स दी जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए दे दी गई हैं। इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर एक टाइम लिमिट इम्पोज की जानी ज़रूरी है कि कुछ अरसे तक के लिए ही आप ये आफ्सपा है इसको लागू कर सकते हैं। जैसे अगर आप बात करें 2023 की, तो वहां पर उस दौरान 19 जगहों पर आफ्सपा लागू किया गया था और फिर धीरे धीरे वो आफ्सपा हटा लिया गया था जब वहां पर शांति की स्थिति आ गई थी वापस से, है ना। और अब फिर से 6 जगहों पर आफ्सपा लागू कर दिया गया है। तो इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक पीरियोडिक मतलब ड्यूरेशन के लिए, कि कुछ समय के लिए इसको लागू किया जाता है और फिर वहां पर एक पीरियोडिक रिव्यू का प्रोविजन भी डाला जाता है कि इतने टाइम के लिए इसको लागू किया जा रहा है और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे। तो अगर जरूरत के हिसाब से फिर हम देखेंगे कि इसको लगाना है या फिर अब इसको हटाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को इंटरप्रेट किया था इस जजमेंट के अंदर। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन से एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जा सकता है। तो किसी भी, तो गवर्नर को, स्टेट गवर्नर को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पर इन 7 स्टेट्स के अंदर कोई ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है या बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि अब जो सिविल पावर यानी जो आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, वो उस सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं और अब आर्मी की ज़रूरत है, तो फिर पहले उस सिचुएशन, उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है और फिर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने के बाद उस जगह पर आफ्सपा लगाया जाता है। तो ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 3 के अंदर। ठीक है, ये भी मैंने आपको जो बताया सेक्शन 3 के अंदर बताया। बेसिकली आफ्सपा के अंदर टोटल सेक्शन है 7 ही सेक्शन का छोटा सा ये लॉ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आराम से इसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। ये पूरी ही जो स्लाइड्स है इसके अंदर मैंने सारे ही सेक्शंस को यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो फिर अब यहाँ पे जो आफ्सपा है इसके बारे में यही कहा जाता है कि आफ्सपा में स्वीपिंग पावर्स दी जाती हैं मिलिट्री को, मतलब फ्रीली कुछ भी करने की पावर्स दी जाती हैं। लेकिन वहाँ पर, और इसमें यह भी है कि फ्रीली कुछ भी करने की पावर दी गई है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई मिलिट्री का ऑफिसर, ठीक है, वो अगर कुछ भी ऐसा करता है, जनरली मिलिट्री के ऑफिसर्स के पास पावर होती है लेकिन वो उस पावर को सिर्फ और सिर्फ एक लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो उसके खिलाफ जाते हैं तो उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है अंडर द क्रिमिनल लॉ। बट यहाँ पर ये बोला गया है आफ्सपा के अंदर कि एक्स्ट्रा पावर्स तो दी जा रही हैं और इनको प्रोसिक्यूट भी नहीं किया जा सकता, इनको मतलब इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, और अगर इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बिना सेंटर की परमिशन के आपको किसी भी आर्म्ड फोर्सेस को, आप यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी ऑफिसर को आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 6 है आफ्सपा का, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स को। ठीक है, और यही कारण है कि इसका इतना ज्यादा इसकी निंदा होती है। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल पावर्स आर गिवन टू आर्म्ड फोर्सेस अंडर आफ्सपा। क्या पावर्स दी जा रही हैं, ऐसी कौन सी पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स क्या हैं ये स्पेशल पावर? देखो यहाँ पे मैं आपको ये 4 तरह की स्पेशल पावर्स हैं। पहली पावर ये है कि अगर लगता है कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो खराब हो चुका है तो फिर कोई भी मिलिट्री का ऑफिसर, चाहे वो कमीशन्ड ऑफिसर हो चाहे वो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर हो, मिलिट्री का ऑफिसर पहले वो वार्निंग देगा, वार्निंग देने के बाद भी अगर सामने वाला इंसान पब्लिक ऑर्डर वाली सिचुएशन जो उसने खराब की है उससे नहीं पीछे हटता है तो फिर ये जो आर्मी का ऑफिसर है ये फायर कर सकता है उसके ऊपर, मतलब उसको उसके ऊपर फायर कर सकता है और या फिर फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। बेसिकली उसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये उसके ऊपर गोली चला सकते हैं या फिर किसी और तरह से फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत भी कर सकते हैं, मृत्यु भी कर सकते हैं सामने वाले इंसान की। ठीक है,
और ऐसे कौन, ऐसा नहीं कि किसी भी रैंडम इंसान के आगे कोई चुपचाप बैठा है और उसके ऊपर गोली चला दी, ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के खिलाफ किया जा सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो सिचुएशन है उसके खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। और जो डिस्टर्ब्ड एरिया है, मतलब बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर हिंसा हो चुकी है और आप हिंसा कॉज कर रहे हैं और उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा चुका है और वहां पर आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, फिर भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो चुके हैं अगर ऐसा है तो, और या फिर आप कोई वेपन कैरी कर रहे हैं, है ना, आप हथियार कैरी कर रहे हैं, या फिर आपको, या फिर कोई ऐसी चीज उठाकर चल रहे हैं जिसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या कोई एम्यूनिशन या कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस आप लेकर जा रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं, बेसिकली आप लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन खराब करते हैं, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जो हथियार हैं वो लेकर जा रहे हैं, कोई और चीज़ जिसको हथियार की तरह या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है वो कैरी करके लेकर जा रहे हैं और आपको वार्निंग देने के बाद भी आप रुकते नहीं हैं, तो फिर आपके ऊपर गोली चलाई जा सकती है, आपके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और आपकी मृत्यु भी की जा सकती है, ठीक है। ये है आपके सेक्शन 4 की पहली पावर। दूसरी पावर ये है कि यहाँ पे ये तो हो गया आर्म्ड फोर्सेस, मतलब वो लोग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसा यहाँ पे लगता है आर्म्ड फोर्सेस को कि किसी ने बहुत ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर रखे हैं एक जगह पे, ठीक है, या फिर कोई ऐसा शेल्टर बना रखा है जहाँ से वो आर्म्ड अटैक्स के से अपने आप को बचा सके। जैसे अगर आपने देखा हो वॉर के टाइम पे जो इंडिया के बॉर्डर है या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे बेसिकली 6x6 का एक एरिया बनाया जाता है जहाँ वो छुप कर अटैक कर पाते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं ड्यूरिंग द अटैक जब वॉर हो रहा होता है। तो ऐसी अगर कोई जगह इन्होंने क्रिएट की है या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पर ये लोग आर्म्ड वॉलंटियर्स को, अपने जो लोग हैं उनको तैयार करते हैं एक जगह पर, आप देखेंगे कि लोग इकट्ठे हैं, माइनर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और वहाँ पर आगे इंसर्जेंट्स को तैयार किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से हथियार चलाना है और ये सब। ऐसी कोई जगह है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो गैंग हैं, इंसर्जेंट के गैंग्स हो गए और या फिर जो भागे हैं, जो वांटेड लोग हैं, मोस्ट वांटेड लोग, वो वहाँ पर छुप रहे हैं। तो ऐसी किसी जगह के बारे में अगर किसी आर्म्ड फोर्स के व्यक्ति को पता चलता है तो वो उस जगह को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट पावर जो है वो है अरेस्ट करने की। तो यहाँ पर बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर चुका है या फिर अगर ऐसा आपको वो संदेह होता है कि वो करने वाला है ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर ऐसे में आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ये पावर तो आपको सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर के पास भी होती है, ठीक है। सीआरपीसी यानी बीएनएसएस के अंदर भी ये पावर पुलिस ऑफिसर के पास भी है, ठीक है। तो और ऐसे में अगर ये अरेस्ट करने में सामने वाला इंसान आनाकानी करता है, वो अरेस्ट होने में बाधा डालता है, तो फिर ऐसे में फोर्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्च करने की पावर, सीज करने की पावर। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल हैं ये किसी भी जगह पर एंटर कर सकते हैं सर्च करने के लिए, ठीक है। इनको वहाँ पे एंटर करने के लिए वारंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वहाँ जाके अगर उनको किसी को अरेस्ट करना है तो वो अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि किसी इंसान को पकड़कर वहाँ पे इन्होंने रोक रखा है, रॉन्गफुली वहाँ पर बिठा रखा है या कन्फाइन किया हुआ है उस व्यक्ति को, और उसको निकाल कर लेकर आने के लिए आप किसी जगह पर एंटर करना चाहते हैं, तो आपको उस जगह पर एंटर करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा अगर वहां पर आपको लगता है, आपको ऐसा संदेह होता है, आपको ऐसा सस्पिशन है कि वहां पर कोई चुराई हुई प्रॉपर्टी रखी है या फिर उनको ऐसा लगता है कि कोई हथियार वहां रखे हैं, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वहां पर रखा है उस जगह पर, तो उस जगह पर एंटर करने के लिए, सर्च करने के लिए वहां पर आपको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली ये जो पावर्स हैं ये आपको आफ्स्पा के सेक्शन 4 के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, अब अगर बात करें आफ्स्पा के बारे में, अब आपको मैं आफ्स्पा के बारे में जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो बता चुकी हूँ। सेक्शन 1 में बताया है कि कहाँ पे क्या एक्सटेंट है ना। सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन बता दी कि आर्म्ड फोर्स क्या होगा, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होगा, तो ये सब सेक्शन 2 के अंदर बता दिया। सेक्शन 3 के अंदर आपको अथॉरिटीज़ बता दी कि कौन आफ्स्पा को लागू करवा सकता है। सेक्शन 4 के अंदर आपको पावर्स बता दी आर्म्ड फोर्सेस की। सेक्शन 5 की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पर ये बताया कि किसी को अरेस्ट किया है तो वो किसको हैंड ओवर करना है, तो वो बेसिकली आपको अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करना होता है। और उसके बाद सेक्शन 6 के अंदर प्रोटेक्शन दे रखी है और सेक्शन 7 जो है वो रिपील हो चुका है।
तो ये टोटल आपके 7 सेक्शन का छोटा सा कानून था, ठीक है, जो कि इतना बड़ा एक मुद्दा बन चुका है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो क्या इसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, दोनों प्रोज एंड कॉन्स में आपको आफ्सपा के बताने वाली हूं कि अगर बात करें आफ्सपा रिपील हो जाना चाहिए तो उसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, और अगर बात करें आफ्सपा रिपील नहीं होना चाहिए तो उसके खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट है, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताने वाली हूँ। देखिए, पहली चीज जो ये है वो ये कि इसको ना कॉलोनियल एरा का लॉ कहा जाता है, कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज कर रहे थे तो वो इस तरह के कानून हमारे ऊपर लगाया करते थे ताकि हम लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ ना पाए, अपना स्टैंड ना ले पाए, हमको दबाया जाता था। उसी तरह का लॉ सरकार आज डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हम आज़ाद हो गए हैं उसी तरह का कानून हमारे ऊपर फिर से लगा रही है। तो क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? इस तरह की बातें यहाँ पर उठकर आती हैं, ठीक है, कि आप ऐसे कैसे सिर्फ और सिर्फ संदेह के बेसिस पर बिना ड्यू प्रोसेस, बिना कानूनी प्रक्रिया के फॉलो किए आप किसी को सस्पिशन के बेसिस पर अरेस्ट करने की पावर कैसे दे सकते हैं किसी भी अथॉरिटी को किसी कानून के तहत। तो इस वजह से इसको कॉलोनियल एरा का लॉ कहा जाता है। ये कहा जाता है कि आर्टिकल 14, 19, 21, 22 और 25 से मिलने वाले जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके खिलाफ है ये कानून। इस वजह से भी इस कानून को रिपील किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी है, यानी कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें वो, या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, या कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की बात करें, तो ये तीनों ही कन्वेंशंस के अगेंस्ट हमारा ये लॉ है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी ये लॉ ठीक नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी को लेकर भी बात की गई है कि अकाउंटेबिलिटी इस लॉ के अंदर नहीं है। उसका कारण ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को, जो भी आर्म्ड फोर्सेस का पर्सोनल है, अगर वो कुछ भी इन पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ गलत करता है तो फिर उसको आप जेल में नहीं भेज सकते हैं जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं दे देगी। तो उसको अप्रूवल देने के लिए मतलब उसको जेल में पहुंचाने के लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे गुहार लगानी पड़ेगी। अगर वहां से हामी भरी जाएगी उसके बाद उस व्यक्ति को पनिश किया जा सकता है, राइट। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक माना गया। और उसके बाद ये भी कहा जाता है, जो इस लॉ के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इसमें तो मिलिट्री का राज हो गया एक तरह से। जब भी ये लॉ अप्लाई होता है तो वहाँ पे मिलिट्री जो है वो बड़ी बन जाती है और वो डिसाइड करती है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, जो कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर जो सिविलियन अथॉरिटी हैं, डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है ये। और जो सिविलियन अथॉरिटी मतलब वहाँ के जो बेसिकली जो लोकल एरियाज़ की अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस ऑफिसर हो गए और जो डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज़ हो गई, जिनका काम है वहाँ पर शांति मेंटेन करना, उनकी जो अथॉरिटी है उसको भी अंडरमाइन किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर सेंटर और स्टेट के भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बेसिकली जो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो स्टेट का एक मुद्दा होता है, ठीक है। स्टेट का काम है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेट को करनी होती है। तो बेसिकली अगर वो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट के पास ही पावर होगी ना उसमें, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई भी कुछ भी डायरेक्शन देना है, कोई भी कुछ भी सिचुएशन में पॉलिसी बनानी, कुछ भी करना है तो वो स्टेट के हाथ में होना चाहिए। तो वहाँ पर सेंटर जो है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो उस केस के अंदर सेंटर अगर आके अपना ऑर्डर दे देती है तो स्टेट की जो अथॉरिटी है वो भी अंडरमाइन हो जाती है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि स्टेट के को पता है कि उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन है उसको कैसे काबू किया जा सकता है। सेंटर के पास उतना आइडिया नहीं होगा, ठीक है, जितना उस पर्टिकुलर स्टेट की जो राज्य सरकार है उसके पास आइडिया होगा। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से इसको हटाने की मांग की जाती है। अब बात करें कि आफ्सपा क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में कि क्यों इसको नहीं हटाया जाना चाहिए। जो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या है? इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट ये है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार जो आपका टेररिज्म है या इंसर्जेंसी है, मतलब जो आतंकवाद है या फिर विद्रोह है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंडिविजुअल स्टेट्स, जैसे मान लो 2 या 3 स्टेट्स के अंदर ऐसा हो रहा है तो सेंटर जो है वो एक तरह से इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ उसको टैकल कर सकती है कि वो कोऑर्डिनेटेड हो सकती है। जबकि आपस में हो सकता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट की, एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके स्ट्रैटेजी ना बनाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक हायर अथॉरिटी है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में अगर सिमिलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसको कैसे काबू करना है, राइट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन
लिया जा सके, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स लिया जा सके, उसके लिए एक सेंट्रल लॉ होना जरूरी है, सेंटर के पास पावर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मिसयूज को खत्म करने के लिए आप ये जजमेंट आप देखेंगे सामने लिखा है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस केस के अंदर ये कहा गया था कि ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल इम्यूनिटी वहां पर मिल गई है आर्म्ड फोर्सेस को। इनविंसिबल इम्यूनिटी का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि आर्म्ड फोर्सेस का पर्सनल या कोई ऑफिसर कुछ भी करे और चल जाएगा, उसको पनिशमेंट होगी ही नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है कि उसको प्रोसिक्यूट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है, सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है, आर्म्ड फोर्सेस का कोई पर्सनल कुछ गलत करता है, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो उसको सजा देने के लिए आप सेंटर से परमिशन ले लीजिए और उसको सजा दे दीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पे हर हालत में उसको बचाया जाएगा, बस ये है कि उसको एक एडेड लेयर मिल गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ये कि जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि जो मेटी कम्युनिटी है या कुकी कम्युनिटी, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी हियर कि कौन सी कम्युनिटी बाहर से है और कौन सी, म्यांमार से बेसिकली एक कम्युनिटी का लिंक जोड़ा जाता है कि वहाँ से ये कम्युनिटी आई है और उसको वहाँ भेजा भी गया था एंड ऑल दैट। तो ये एक आपस अपना एक वो है मुद्दा, राइट। तो ये जो नेशनल बॉर्डर्स हैं उनको सेव करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए भी इस तरह का कानून होना ज़रूरी है, वरना ऐसे तो जो दूसरे देशों के अंदर कम्युनिटीज़ हैं वो इंडिया में आएंगी और वो हिंसा करेंगी, इंटरनल उसको बता देंगे और फिर उसके बाद स्टेट जो है वो उसको टैकल नहीं कर पाएगी, तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। दूसरा जो ये नागा पीपल्स मूवमेंट, ये जजमेंट मैं पहले भी रेफर कर चुकी हूँ, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इस जजमेंट में बोला गया था कि ये जो लॉ है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी ये संवैधानिक लॉ है, ये असंवैधानिक लॉ नहीं है। बस इतना ज़रूर है कि इस केस के अंदर कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से जो ये पावर्स दी जा रही हैं मिलिट्री को, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा था कि अगर ये आफ्स्पा को लागू भी किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट से एक बार कंसल्टेशन ज़रूरी है। किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया बोलने से पहले उस राज्य सरकार से कंसल्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उस एरिया को जो डिस्टर्ब्ड एरिया कहा जा सकता है। और दूसरा, एक बार डिस्टर्ब्ड एरिया बोल दिया, वहाँ पे आफ्स्पा लगा दिया, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि वो समय समय के लिए लग गया, उसको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा कि अब ये ज़रूरी है या इसको हटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये कि काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जो आपका कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं आज के समय में अगर हम बात करें तो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे मोटे मतलब लाठी डंडा लेकर लड़ाई कर रहे हैं, इनके पास मॉडर्न हथियार हैं, इनके पास काफ़ी एडवांस्ड हथियार हैं। ठीक है, और इन ऐसी जो टफ सिचुएशंस होती हैं उनको रोकने के लिए टफ मेजर्स लेने पड़ते हैं, है ना। और ये भी ज़रूरी है आपको समझना कि जब भी कोई ऐसा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटीज़ के बीच में होता है तो फॉरेन पावर्स भी आ जाती हैं उनको फंड करने के लिए, ताकि जो देश में इंटरनल सिक्योरिटी है वही हमारी ख़राब चलती रहे। तो जो फॉरेन पावर्स हैं वो उनको पैसा देंगी, उनके पास जो हथियार वगैरह हैं वो आएंगे, उनकी जो रिबेलियन है, उनका वो जो लड़ाई है वो और स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो सरकार इसी मुद्दे में फंसी रहेगी और नेशन जो है वो डेवलप नहीं करेगा। तो इस वजह से ये फॉरेन पावर्स हमारे यहाँ पर एक फूट डालने के लिए ऐसा करती रहती हैं, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो अगर कोई ये जो रिबेल्स हैं ये ट्रेंड होते हैं, इनके पास मॉडर्न हथियार होते हैं इतने ज़्यादा, मतलब हमारी जो आर्मी है कई बार उनसे भी बेटर हथियार इनके पास होते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए ऐसा एक कड़ा कानून तो ज़रूर चाहिए, वरना सिचुएशन आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक हो सकती है। राइट, आपका क्या मानना है आफ्स्पा के बारे में, आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इसको और बेटर किस तरह से बनाया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए आप बताएंगे, और साथ में आप दूसरी तरफ से भी सोचेंगे कि एक तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरी तरफ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से उसको पूरा किया जा सकता है। कभी भी हम एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स पर नहीं रह सकते हैं, बैलेंस बनाना ज़रूरी है। एक तरफ ये है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं आफ्स्पा हटा दो और एक तरफ कह रहे हैं कि आफ्स्पा रख लो, जहाँ पे अनलिमिटेड पावर्स दी जा रही हैं और हालांकि हाँ मिसयूज़ भी हो रहा है। तो वो दोनों को किस तरह से बैलेंस करने के लिए क्या अप्रोच लिया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो अब अगर बात करें जुडिशरी कॉम्बो बैच की, तो ये 16 स्टेट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक ही कोर्स में आपकी 16 स्टेट्स की तैयारी यहाँ पर हो रही है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पे आपको सभी मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपका जीके का कंप्लीट पोर्शन जिसमें स्टैटिक जीके और करंट वाला पोर्शन दोनों हो जाएंगे, लीगल करंट अफेयर्स भी उसमें कवर होंगे, और आपका इंग्लिश हिंदी का पोर्शन आपको लाइव क्लासेस के थ्रू कराया जाएगा। जो लोकल लॉज हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। ये क्लासेस आपकी 4 से 6 और 6 से 8 के टाइम स्लॉट में होती हैं। 22 नवंबर से क्लासेस होने जा रही हैं। आप इन क्लासेस को अपने घर बैठे लाइव अटेंड कर सकते हैं, अपने फैकल्टी के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप बात करके अपने डाउट्स रियल टाइम में सॉल्व भी कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको बता दूं कि आपको हर रोज़ एमसीक्यूज़ मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको ये एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आपको डेली हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको हर संडे को मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन मिलेगा, और आपको हर सब्जेक्ट के कंपाइल्ड क्रक्स नोट्स मिल जाएंगे जो आपको प्रीलिम्स और मेंस के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इस बैच के अंदर आपको ये एक और चीज़ यहाँ पे मिल रही है। आपको यहाँ पे हरियाणा जुडिशरी के जो टॉपर हैं रैंक 19 पर, जो अभी रिसेंटली सिलेक्ट हुए हैं, वो आपको आज के कंपटीशन को कैसे बीट करना है उसके लिए मेंटोर करेंगे। आंसर राइटिंग, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड जजमेंट राइटिंग किस तरह से करनी है, ऑर्डर राइटिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, और इस बैच के अंदर जितने भी क्रैश कोर्सेज आप ले लेंगे, आप जैसे ही एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद जो भी क्रैश कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, तो वो क्रैश कोर्सेज का ऑटोमेटिकली आपको एक्सेस मिल जाता है। उसके बाद हर प्रीलिम से पहले मॉक्स होते हैं, हर मेन से पहले मॉक होते हैं, और हर इंटरव्यू से पहले मॉक होते हैं। तो वो सभी मॉक्स का फ़ायदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको एडिशनल कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। 30,000 में अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है मेरा ये कोड निशा लाइव। मेरा कोड निशा लाइव इस्तेमाल करके ही आपको ये कोर्स 30,000 का मिलेगा। और आपको यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, वो ये कि आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। बेसिकली अगर आप कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको आपकी फ़ीस 100% वापस मिल जाएगी, और अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं किसी भी स्टेट का तो आपको आपकी फ़ीस का 50% पैसा तुरंत वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, शर्त यही है कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी है, आपको हमारे सारे मॉक्स अटेंड करने हैं, और फिर आपको एग्ज़ाम देना है, एंड वी आर वेरी श्योर कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं तो फिर ये प्लान इस तरह से बनाया गया है, स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाई गई है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। nisha_lamba07 मेरा टेलीग्राम चैनल है, सॉरी ये मेरा इंस्टा हैंडल है, यहाँ पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ये जो पीपीटी मैंने आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बनाकर, इस पीपीटी को आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।